चलो, प्रीवियस क्लास में रिलेटिव परमिटिविटी यहां तक बताया था। रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोगों ने दो तरीके से डिफाइन किया था। क्या था? फोर्स के टर्म में और परमिटिविटी के टर्म में। यही था हम लोगों का एक्सप्रेशन। ठीक, थोड़ा सा रिकॉल करा दे, इसको भी समझ में आ जाए। नहीं तो ये कहेगी कि सर सबको रिकैप कराते, हमें नहीं कराते। हम गांव में गए थे मुखिया का इलेक्शन लड़ने, तो यहाँ पे दो पॉइंट चार्ज है। अब ये डायरेक्शन वगैरह हम लोग आज डिस्कशन करेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। कि दो चार्ज है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो। यदि ये दोनों चार्ज एयर में प्लेस्ड है तो उस कंडीशन में हम लोगों ने कल लिखा था यहाँ पर कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी को यूज किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टर्म से, और ये मैग्नीट्यूड चार्ज का लिखा था। ठीक, तो फोर्स का ये एक्सप्रेशन आ गया था इन एयर और वैक्यूम और फ्री स्पेस। यदि मीडियम की बात करें तो फोर्स इन मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखा था। मीडियम में हम लोग एप्सिलॉन लिखेंगे मॉड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फिर हमने इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया था, तो F0 बाई FM निकाला था। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और डिवीजन में फिर वैसे ही 1/4 पाई एप्सिलॉन मॉड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये पूरा टर्म वैनिश हो गया। 1/4 पाई भी वैनिश हो गया, तो फाइनली वैनिश मतलब कैंसिल, तो यहां एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। और ये परमिटिविटी का रेशियो, इसका नाम हम लोगों ने दिया रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी, अब परमिटिविटी का मतलब क्या यहां हम लोग समझेंगे। एप्सिलॉन आर क्या कह सकते हैं? दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एप्सिलॉन आर इज द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन टू द एप्सिलॉन नॉट। मतलब रिलेटिव परमिटिविटी को हम डिफाइन कर रहे हैं, तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन द मीडियम टू द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। दूसरी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस इन द मीडियम। कल लिख लिया था ये डेफिनेशन सबने, क्लियर? तो दो तरीके से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। अब यहां पर ये जो F0 बाई FM का वैल्यू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट आया, जिसको हम लोग एप्सिलॉन R लिख रहे हैं, तो ध्यान देंगे F0 फिर से हम लिख रहे हैं F0 बाई FM, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन R। इस एप्सिलॉन R को हम लोग K से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और K है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो लिख लीजिएगा आप लोग F0 बाई FM इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन R और K। कल की क्लास में जो पढ़ाया था बस उसी को कंटिन्यू किया है। यहां तक कल हम लोग पढ़ चुके थे एप्सिलॉन R, रिलेटिव परमिटिविटी, और इसी का दूसरा नाम भी है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, अब यहां पर दो टर्मोलॉजी यूज हो गया, ध्यान से सुनोगे।
एक टर्मिनोलॉजी यूज हुआ परमिटिविटी, और दूसरा टर्मिनोलॉजी क्या यूज हुआ, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहां तक लिख लिया सबने, ये वाला पार्ट कल ही था, और एप्सिलॉन आर को के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिफाइन किया। ठीक, तो पहला टर्म है परमिटिविटी और दूसरा टर्म है डाई इलेक्ट्रिक। हम लोग जानते हैं एटम एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो आउटर मोस्ट शेल में रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि यदि किसी भी सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तभी चार्ज का, या कह सकते हैं उसमें करंट का फ्लो होगा। यदि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो क्योंकि ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही करंट एस्टैब्लिश्ड होता है। इसका मतलब ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जिसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं चार्ज कैरियर्स, जो चार्ज कैरी होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसका मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जिसका कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, कोई भी चार्ज कैरियर नहीं है, उसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। जैसे ग्लास है, माइका है, पेपर है, प्योर वाटर, ये सारे डाइलेक्ट्रिक है, मींस इंसुलेटर। सिंपल, तो लिख लीजिए डाइलेक्ट्रिक। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट, एकदम शार्प होना चाहिए। देखिए, इट इज अ सब्सटेंस which has no free charge carriers, और अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग ब्रैकेट में लिख लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, which has no free charge carriers within bracket free electrons, is called dielectric. ठीक, इसका मतलब अब एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल में पेपर, माइका, ग्लास, पेपर जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब कुछ सब्सटेंस के हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू लिख रहे हैं। ठीक है, इसको हम इरेज कर रहे हैं। K is equal to 1 for air. एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1। K is equal to 81 होता, हम लोग राउंड अप में 80 यूज कर रहे हैं। वाटर के केस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80। K is equal to इंफिनिटी कंडक्टर के केस, लिख लो इस वैल्यू को। लिख लिया। ठीक, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। सबने लिख लिया। अब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। दो चार्ज है, फिगर में भी ड्रॉ। इन दो चार्ज के बीच का जो मीडियम है वो एयर है, और इन दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा है वो हमारा 80 न्यूटन है। ठीक, अब इस दोनों चार्ज को हमने वाटर में प्लेस कर दिया। तो क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन वाटर। क्वेश्चन समझ में आया कि व्हेन टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन एयर, they exert a force of 80 Newton on each other. If the two charges are placed in water instead of air,
यदि वाटर में हम ले जाए, देन व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। यही क्वेश्चन है हमारा कि दोनों चार्ज को यदि हम एयर की जगह वाटर में डाल दें तो उन दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा। यही सवाल है हमारा। नहीं, 80 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं। अभी देखिए ना, हमने पढ़ा फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन मीडियम का रेशियो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब हमको किस पे निकालना है, मीडियम में। तो फोर्स इन मीडियम मींस फोर्स इन वाटर। इसका मतलब ये आप ऐसे समझे, एफ नॉट बाई एफ वाटर इज इक्वल टू के। तो फोर्स इन वाटर इज इक्वल टू एफ नॉट बाई के। एफ नॉट कितना दे रखा भाई, 80 न्यूटन, और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80, कितने आ गए भाई, 1 न्यूटन। समझ में आया या नहीं आया? क्या आ गया, 100%। अब क्या एनालाइज किया इससे, समझ में यदि आ गया तो इसका एनालिसिस क्या हुआ। जब मीडियम चेंज कर रहे तो फोर्स का वैल्यू कम हो जा रहा है। अरे फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एयर में कितना था, 80। अब वाटर डाल दिया तो क्या हो गया, बढ़ा कि घटा, घट गया। इसका मतलब मीडियम ने क्या किया, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस को अफेक्ट किया, और उस मीडियम की जो परमिटिविटी है वही ना बदला, वही बदल दिया उसके वैल्यू को। इसका मतलब परमिटिविटी क्या है, किसी मीडियम का एक प्रॉपर्टी है जो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस को अफेक्ट करता है। यहां से परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट मिला। तो लिखिए परमिटिविटी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम which affect a double FECT, which affect the force between two charges when placed in that medium. क्लियर? इसका क्या क्या लिखा है बता दो, क्योंकि हम डेफिनेशन तो बोल दिया। ठीक, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। मान लो कि यही क्वेश्चन थोड़ा दूसरे तरीके से पूछते हम आपसे। हमने कहा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर का 1 है, तो उसका परमिटिविटी क्या होगा। देखो, इफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्वेश्चन लिखो, if the dielectric constant of air is unity, UNITY, मतलब unity मतलब 1, if the dielectric constant of air is unity, then find the value of permittivity. Find the value of permittivity. क्वेश्चन लिखा, क्या क्वेश्चन कहता है, के का वैल्यू कितना, 1। क्या निकालना है, परमिटिविटी। क्या फॉर्मूला है परमिटिविटी और के बीच,
एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के है। हमको क्या फाइंड करना है, इसमें से कौन सा अननोन क्वांटिटी? ओ माय गॉड, एप्सिलॉन नॉट कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओह, नहीं पढ़ते हो आप लोग घर में। हमने सिंपली कहा व्हाट इज परमिटिविटी। हमने सिंपली कहा व्हाट इज परमिटिविटी मीन्स ओनली एप्सिलॉन। क्वेश्चन को समझा करो। तो ओनली एप्सिलॉन क्या बना ये? के इंटू एप्सिलॉन नॉट। के का वैल्यू कितना? 1। एप्सिलॉन नॉट कितना? 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। यूनिट क्या था? कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसलिए इसका वैल्यू कितना आ गया? 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब हमने क्या आपको सिखाया कि जब भी फोर्स एयर में होगा तो क्या वैल्यू आएगा के का? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। एयर के लिए भी, फ्री स्पेस के लिए भी, वैक्यूम के लिए भी। और एप्सिलॉन नॉट हमने बताया आपको फ्री स्पेस वैक्यूम का वैल्यू कितना? 8.854 इंटू 10 पावर -12। और एयर का भी इतना ही आ रहा है। इसलिए फोर्स का वैल्यू एयर में निकालो, फ्री स्पेस में निकालो, वैक्यूम में निकालो, एक ही वैल्यू हो। इसलिए हम लोग F0 एयर के लिए, फ्री स्पेस के लिए, वैक्यूम के लिए सेम रखते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? क्या क्या सीखा आज? सबसे पहला कि F0 बाई FM का रेशियो एप्सिलॉन R जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका कोई चार्ज कैरियर नहीं, जस्ट लाइक इंसुलेटर। फिर हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कुछ वैल्यू देखा और फोर्स बिटवीन टू चार्जेस को हमने एक मीडियम में निकालना। तो देखा कि मीडियम ने क्या किया, उस फोर्स बिटवीन टू चार्जेस को अफेक्ट किया, उसके वैल्यू को चेंज किया। तो मीडियम की जो प्रॉपर्टी है उसी को हम परमिटिविटी कहते हैं। तो परमिटिविटी का वैल्यू यदि बदलेगा, मतलब के का वैल्यू, एप्सिलॉन आर का वैल्यू बदलेगा, तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस भी चेंज होगा। इसलिए परमिटिविटी को हमने उसी टर्म में डिफाइन किया। आ गया समझ में क्लियरली? 100%। तो ये हम लोगों का प्रीवियस क्लास का ही पार्ट था। देख लो यहां पे सबका वैल्यू लिख दिया। ठीक, आपके पीडीएफ में कल पीडीएफ भेज दिया सबको, सबने देख लिया। चलिए अब आ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ध्यान से देखिएगा, फिगर पहले समझने की कोशिश करनी। देखने से लग रहा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिगर, नहीं? कितने एरो लगे, क्या है, क्या बड़ा अजीब सा लग रहा है। देखिए सिंपल, एकदम सिंप्लिसिटी से, ये हमारा एक्स वाई प्लेन। एकदम कंसंट्रेट हो जाओगे और फिगर आप लोग ड्रॉ करना बाद में। हमने यहां पर एक पॉइंट चार्ज लिया Q1, दूसरा पॉइंट चार्ज ले लिया Q2। दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, तो दोनों को ज्वाइन कर दिया, वो डिस्टेंस यहां R। ठीक, अब हो दोनों के बीच जब स्ट्रेंथ या मैग्नीट्यूड दे रखा है
और साइन कन्वेंशन में देखिए दोनों के ऊपर कुछ नहीं, इसका मतलब दोनों प्लस है, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। ठीक, अब ये अभिनव और आशीष दोनों बैठा है, किसी बात पे डिस्प्यूट हुआ, ये इसको कोहिनी से मारेगा मतलब धक्का देगा, इसका मतलब Q1 इसके ऊपर फोर्स लगाया। ठीक, तो फोर्स लगाया, जो झटका ऐसे ही देते ना लोग, इसका मतलब अभी तो किस पर फोर्स लगा, 2 पे, किसके द्वारा, जिस पर लगेगा उसको पहले लिखेंगे और जिसके द्वारा लगा उसको बाद में। इसका मतलब F21 का मतलब क्या, फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ये डायरेक्शन हो गया। अब ये भी कमजोर नहीं है, ये भी इसको कोई नहीं मारेगा, ये डायरेक्शन, इसका मतलब इसको टुवर्ड्स लेफ्ट। तो किस पर लगा फोर्स, Q1 पर, तो जिस पर लगेगा पहले उसको और जिसके द्वारा लगा उसको बाद में। F12 फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 ड्यू टू, यहां तक आ गया समझ। अब ये जो डिस्टेंस है इसको हम पोजीशन बताते हैं। जब किसी भी क्वांटिटी को हम प्लेन में स्पेस में रखे तो उसका पोजीशन हम हमेशा ओरिजिन से लेते हैं। तो पार्टिकल का पोजीशन जब ओरिजिन से लेते हैं तो उसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं, और वो ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर का सिंबल हम लोग आर वेक्टर यूज करते हैं। तो इसका पोजीशन यहां से हम लोगों ने R1 वेक्टर मान लिया। फिर इसका भी तो पोजीशन बताना पड़ेगा, इसका पोजीशन वेक्टर ले लिया R2। ठीक, अब हमको डिस्टेंस भी तो चाहिए, क्योंकि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस के लिए फॉर्मूला में क्या है, F इजिकल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो क्या हम R लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में R नहीं लिख सकते, वेक्टर फॉर्म में कुछ और लिखना पड़ेगा, डायरेक्शन बताना पड़ेगा। तो अब हम यहां से यहां जाएंगे, Q1 से Q2 जाएंगे, तो डायरेक्शन हमारा किधर होगा, लेफ्ट टू राइट। ध्यान दे दो, नहीं तो फिर परेशान करेगा, लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2, तो 1 से 2 ऐसे लिखेंगे और इसको टोपी पहना देंगे, मतलब कैप यूनिट वेक्टर। ये हो गया, 1 से 2 गए, तो फिर 2 से 1 भी तो आएंगे, तो 2 से 1 आएंगे तो किधर आएंगे, टुवर्ड्स लेफ्ट, तो R21, डायरेक्शन किधर होगा, लेफ्ट साइड हो। अब आप फिगर में देखो सारी चीजें हैं, ये R2 है, देखो आ गया समझ में, 100% क्लियर। पहले फिगर ड्रॉ कर लो, हेडलाइन हो जाएगा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, कहीं कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके, नोट कर लिया सबने यहां तक।
हो गया, इरेज करें। अब यहां पर हम लोग फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखें। इरेज करें। फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, ये फॉर्मूला है। ठीक, अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इन वेक्टर फॉर्म। यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ रखा है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल होता है। जैसे मान लो हमने कहा कि एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग एक्स एक्सिस है। हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस है, तो हम एक्सेलरेशन लिखेंगे। सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। इज इक्वल टू लिखेंगे, 5 यूनिट लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। राइट साइड में कोई डायरेक्शन नहीं है, तो डायरेक्शन देना तो उसको टोपी पहनाना पड़ेगा। क्या पहनेगा तभी वो मूव करेगा। ठीक है, गंजा है मेरी तरह। हाँ, तो अब यहां पर एक्स के अलॉन्ग, तो एक्स के अलॉन्ग कौन सा यूनिट वेक्टर, आई कैप। एक्स के अलॉन्ग आई कैप, वाई के अलॉन्ग जे कैप, जेड के अलॉन्ग के कैप। इसका मतलब यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वेक्टर फॉर्म में आ गया। आ गया समझ में। अब यहां पर दोनों के बीच इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। बताओ कैसे लिखेंगे। के, अब यहां मैग्नीट्यूड यूज नहीं करेंगे, मॉडुलस नहीं लगाएंगे, विदाउट मॉडुलस। ये वेक्टर फॉर्म में है, राइट साइड नहीं है, यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब एक ये भी बात तो हो सकती है कि सर कोई जरूरी है कि दोनों चार्ज एक्स एक्सिस पे रखा हो। दोनों चार्ज हो सकता है एक्स और वाई के बीच में कहीं रखा हो, कहीं रखा हो जेड एक्सिस पे रखा हो। एक एग्जांपल कोई कह दे, तो बेस्ट मेथड क्या, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, आर। उसी का यूनिट वेक्टर ले लो जो ज्वाइन कर रहा है इसको। हो गया वेक्टर फॉर्म। अब गौर से देखिए कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इसमें। F12, तो पहले हम F12 लिख रहे हैं। के, आप 1/4πε0 भी यूज कर सकते हैं, के Q1 Q2। अब डिस्टेंस देखो, F12 का डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स लेफ्ट, तो यूनिट वेक्टर कौन सा है टुवर्ड्स लेफ्ट, यूनिट वेक्टर कौन सा टुवर्ड्स लेफ्ट, R21। एरो बना हुआ है, नहीं समझ में आया। कौन सा यूनिट वेक्टर है जो टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है, समझ में आ गया। तो यहां क्या लिखेंगे, नीचे R21 स्क्वायर और यहां R21 यूनिट वेक्टर। सिमिलरली चलो F21 के Q1 Q2, बताओ कौन सा, F21 के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर, R12 और यहां R12। अब दोनों में क्या रिलेशन है, R12 और R21 में क्या रिलेशन है, अपोजिट है। इसका मतलब R12 और R21 दोनों अपोजिट है, तो F12 इज इक्वल टू -F21। ये क्या रिप्रेजेंट किया, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत कॉमन बच्चे वाला सवाल, देखते हैं कितना समझ में आया। नोट कर लिया।
हो गया। अब इसको एक और तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते, ध्यान देना मेरी बात को, इसको और एक तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते। यह है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम लोगों ने ऐसे भी पढ़ा, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, याद है ना। अब इसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आ जाएगा, कोई बताओ, देखो जल्दी से बताओ। नीचे आर क्यूब और ये आर वेक्टर, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा, आर वेक्टर बाई आर, और नीचे आर इंटू आर स्क्वायर क्या बन गया, आर क्यूब। आया समझ में, ठीक। अब बिल्कुल वैसे ही फिर से आ जाओ, F12 लिखोगे तो क्या लिखोगे, Q1 Q2, यहां क्या लिखोगे, R21 क्यूब और ये R21 वेक्टर। इसी तरह से F21 लिखोगे तो Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 क्यूब और यहां R12 लिख सकते हो ऐसे। यहां भी वही रिजल्ट देगा कि R12 और R21 दोनों इक्वल एंड अपोजिट, देन F12 इज इक्वल टू माइनस F21। वैसे भी बना सकते हैं, जो आपको इजी लगे। हो गया। नोट कर लिया। तो एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल हमने कहा कि वही क्वेश्चन पूछेंगे। मान लो इसका वैल्यू 40 माइक्रोकूलम, इसका वैल्यू 30 माइक्रोकूलम। तो चार्ज, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ हो, ठीक, फाइनाइट डिस्टेंस है, और इन दोनों के बीच फोर्स लग रहा 40 माइक्रोकूलम, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा 60 न्यूटन का। तो 30 माइक्रोकूलम 40 माइक्रोकूलम पर कितना फोर्स लगाएगा, इसमें सोचना क्या है। 40 ने 30 पर 60 लगाया, अरे बेवकूफो, उतना ही फोर्स लगेगा, अभी तो प्रूफ किया है। तो 45 कैसे बोल दिया, सिंपल है। 60 न्यूटन का इससे फोर्स लगा तो वो भी 60 न्यूटन का लगाएगा, कट लाओ है। आ गया समझ में, आगे बढ़े। चल, अब एक बार हम लोग अपने स्लाइड को देख लो, कैसे लिखा है, बिल्कुल वैसे ही लिख दिया है। जब आप कभी बाद में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा F12 का मतलब क्या, F21 का मतलब क्या। एरो भी दे दिया, और यहां पर ऐसे भी लिख दिया कि एक मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर, और ये आर कैप हमारे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर हमने F12 का वैल्यू लिखा, फिर F21 का वैल्यू, थोड़ा एक एडिशनल पार्ट पढ़ा दिया, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। तो फाइनली हम लोगों को F12 इज इक्वल टू माइनस F2। आ गया समझ में यहां तक 100%। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे कर रहा है। अब आ जाए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कह रहा है, देखिए ध्यान से, एक चार्ज ओरिजिन पे क्यू है, इसके नियर बाय एक चार्ज Q1 Q2 Q3 Q4 एंड सो ऑन। बहुत सारे चार्जेस एक दूसरे से इंटरैक्ट हो, तो हम फोर्स कैसे निकालें।
तो यहां पर कहता है कि जब फोर्स आप निकालिएगा तो देखिए ध्यान से, Q1 और Q में रिपल्सन होगा तो एक फोर्स का डायरेक्शन ऐसे, गौर से देखिए। तो जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डॉटेड लाइन से देख लीजिए क्या बना, एक फोर्स का नाम दे दिया F1, फिर दूसरा वाला F2, तीसरा वाला F3 और फाइनली F4। यही लगा। अब ये कहता है कि जो नेट फोर्स लगेगा इन सब का सम हो जाएगा, तो हम सिंपली इन सब का सम कर देंगे। यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है। मेरी बात को समझे कि नंबर ऑफ चार्जेस इंटरैक्टिंग ईच अदर, then the total force exerted on the given charge will be the vector sum of the forces due to individual charges। यदि आपको किसी एक पर फोर्स लगाना है, यहां हम थोड़ा रफ वर्क कर रहे हैं, गौर से देखिएगा, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल किया, इसका नाम F1। फिर ये वाला रिपेल किया, इसका नाम F2। ये रिपेल किया, इसका नाम F3। ये रिपेल किया, इसका नाम F4। क्या करेंगे, सबका वेक्टर सम कर। तो वेक्टर सम का मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या फॉर्मूला कहता है, जल्दी से बता दो। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, यही था ना। यदि दो फोर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो रिजल्टेंट क्या होता था, दोनों का एडिशन। 180 है तो रिजल्टेंट क्या आता था, दोनों का सब्ट्रैक्शन। 90 है तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यदि थीटा एंगल है तो ये फॉर्मूला 30 पर अलग आएगा, 120 पर अलग आएगा, 60 पर। यही वेक्टर रूल है, इसी को हम लोग अप्लाई करें। समझ में आया, तो लिखेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, principle of superposition, this principle states that if a number of charges, if a number of charges interacting each other, then the total force exerted on a given charge will be the vector sum of the forces due to individual charges। That is F vector is equal to F1 vector plus F2 vector plus F3 vector plus and so on। F vector is equal to F1 vector plus F2 vector plus F3 vector plus and so on। ठीक, अब मान लो कि हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहां पर, यहां तक आ गया समझ में। अब इस फिगर को हम ऐसे हटा देते हैं आपके समझने के लिए। अब हम एक सिंपल एक एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा। एक ट्रायंगल के वर्टिसेस पे चार्जेस, ध्यान दो, यहां पर एक चार्ज Q, यहां भी चार्ज Q और यहां भी चार्ज Q। इसका नाम दे दिया वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C। अब यहां पे एक फोर्स निकालना है जो C पर चार्ज Q है।
तो टोटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन सी निकालना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो जिस पर भी निकालना उसको फिक्स कर दो। अब ये वाला क्या करेगा, इसको रिपेल कर। तो फोर्स ड्यू टू ए, एफ ए नाम दे दे इसका। फिर बी वाला भी इसको रिपेल करेगा, इसका नाम एफ बी कर दें। दो फोर्स के बीच का एंगल हमको पता हो जाए तो हम क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, वेक्टर सम कहता है। क्या फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाएगा, एफ ऑन सी इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा मीन्स एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस 2fa cos थीटा। यही मतलब है। आया समझ में, क्लियर हुआ? ये इसी तरह से हम लोग यूज करेंगे प्रॉब्लम बनाने में। एग्जाम्पल समझ में आ गया सबको? यस नो? इसको नोट कर लो, एक एग्जाम्पल देके फिर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, हम लोग इसको रिपीट भी करते रहेंगे। हो गया? इरेज करें। तो यही था हमारा एग्जाम्पल, ठीक? ये स्टेटमेंट भी है, ठीक? तो ऑलरेडी हम पढ़ा चुके, लिखा भी दिया। अब जैसे देखो इलस्ट्रेशंस, गौर से देखो, एकदम एक एक पार्ट को क्लियर किया। ध्यान दे दो, बिल्कुल यहां ध्यान दो। पहला इलस्ट्रेशन है, यहां पर चार्ज Q1, यहां पर चार्ज Q, दोनों इंटरैक्ट किए, ठीक? इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, क्या लिखा नाम, F21। 2 ने 1 पर फोर्स लगाया, क्या नाम लिखा? ध्यान दो, तुम्हारा ध्यान नहीं है आज, नहीं है। हाँ, गांव गई थी मुखिया के इलेक्शन में, वहीं पर याद आ रहा है कि हम मुखिया का इलेक्शन लड़ेंगे और फिर उसके बाद कुछ दिन बाद विधायक बनेंगे, नहीं? हाँ, Q1 Q2 रिपीट कर रहे हैं। ये इसके ऊपर फोर्स लगाया, F21। 2 ने 1 पर फोर्स लगाया, F12। कितना नेट फोर्स होगा? मान लो मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो हम तो निकाल चुके हैं। क्या निकाल चुके? F12 इज इक्वल टू माइनस F21, ठीक? ये रिजल्ट आ जाएगा। एक एक पार्ट को क्लियर करना है ध्यान से। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन क्या हो गया, यहां पर गौर से देखो, अट्रैक्ट करने लगे। 1 ने किसको अट्रैक्ट किया? 2 को। 2 ने किसको अट्रैक्ट किया? 1 को। एरो अंदर चला गया, तो अट्रैक्शन में अंदर एरो बनाएंगे। ये हमको प्रैक्टिस कर लेनी है घर में, ठीक? तो नेट फोर्स क्या होगा यहां भी? इक्वल एंड अपोजिट। आ गया समझ में? दोनों इलस्ट्रेशन। तीसरा आ जाइए। अब तीसरा कहता है कि ये दो दोस्त है, देखो आज आई है बहुत दिन बाद, तो इसके बीच में देखो कैसे, इसलिए इसका क्यों दिमाग डिस्टर्ब हो रहा, वो अभी प्रूफ हो रहा है। क्या होगा, ये ए बताएगी कि कल क्या पढ़ाया, तो ये इधर फोर्स लगाएगी, अब फिर इधर से बताए कि इधर लगा, तो कैसे फोर्स लगेगा? सिंपल, बोलने की कोशिश करो। ए क्या करेगा, हमको टोटल फोर्स इस पर निकालना है, इसको फिक्स कर दो।
ये वाला इसको रिपेल किया, तो नाम दे दिया एफ ऑन सी। किसने लगाया? ए ने लगाया। फिर ये वाला भी इसके ऊपर लगाया, तो एफ ऑन सी ड्यू टू बी, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट। ठीक, तो नेट फोर्स क्या हो गया? एफ सी ए माइनस एफ सी बी। कौन बड़ा कौन छोटा हमको नहीं पता, मॉडुलस में डाल देंगे। मॉडुलस कैन नॉट बी नेगेटिव, वैल्यू पॉजिटिव देगा। आ गया समझ में? 100%। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, देख लो ऐसे ही लिखा। तो नेट फोर्स क्या आ गया फाइनली? एफ सी ए माइनस एफ सी। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, इलस्ट्रेशन 4 पे आ जाओ। ये घर में अपना नोट कर लोगे, पीडीएफ में है, नोट्स में ये मेंशन रहना चाहिए, ये नहीं कि इसको छोड़ दिया। अभी हम समझा रहे हैं। चलो, ये सिचुएशन है, ये नेगेटिव है, क्या होगा? ये नेगेटिव है दोनों को, इसलिए वो आज आइए क्लास में कर नहीं तो नेगेटिव दोनों को अट्रैक्ट करी, दोनों और भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो ये बोल रही इसको अट्रैक्ट कर रही, ये अट्रैक्शन हो गया, अट्रैक्शन। दोनों फोर्स क्या? अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स क्या देगा? बोलो, एफ सी ए माइनस एफ सी बी या एफ सी बी माइनस एफ सी ए, मॉडल्स में डाल देंगे और रिजल्ट निकाल देंगे। आ गया समझ? 100% क्लियर? कल पूछेंगे, कल न्यूमेरिकल ही बनवाएंगे इस पर। अब न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहा है कूलम्स लॉ का। आ गया समझ में? हाँ, तो वो डाउट है क्या? क्या नहीं आया बताओ? क्या? पूरी बात बोलो ना। तुम सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद तुम्हारा पिच लो हो जाता है, तो वो कंप्लीट ही नहीं पता चलता। हाँ, अरे ये माइनस साइन है और ये प्लस है, तो दोनों के बीच क्या होगा? तो ये नेगेटिव है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो लाइन ऑफ एक्शन कहां होगा? टुवर्ड्स द लाइन, मतलब इन दोनों के बीच में। तो सी ने किसको अट्रैक्ट किया? ए को, तो नाम दे दिया एफ सी ए। फिर सी ने किसको अट्रैक्ट किया? बी को, इसका नाम बी कर दो यहां, बी। तो क्या आ जाएगा? एफ सी बी। दोनों का एरो क्या है? अपोजिट, तो क्या आ जाएगा? एफ सी ए माइनस एफ सी। अब आ गया समझ में? चलिए, अब आ गई 5 इलस्ट्रेशन, लास्ट है। अब यहां पर ट्रायंगल के वर्टिसेस पे चार्जेस है। ठीक, सी पर फोर्स निकालना है, बताओ क्या होगा? सी पर निकालना, सी को फिक्स करो। कैसा बनेगा? करके देखो अपने कॉपी में सब लोग। सी पर, सी को फिक्स करो। सी को फिक्स कर दिया, ए सी को रिपेल करेगा, ये होगा। ऐसा एरो बना आप लोगों का, क्या नाम दिया इसका? एफ सी ए। गुड। ये वाला भी रिपेल किया, क्या नाम दिया? दोनों के बीच का एंगल थीटा हो तो क्या लिख देंगे? रिजल्टेंट एफ इज इक्वल टू, या एफ सी इज इक्वल टू अंडर रूट एफ सी ए स्क्वायर प्लस एफ सी बी स्क्वायर प्लस 2 एफ सी ए एफ सी बी कॉस थीटा। आ गया समझ में? इरेज करें तो देखिए यही है आपका रिजल्ट फाइनली, ये आ। ठीक,
एक और एग्जाम्पल देख लेते। ये क्या है भाई? तो कैसे होगा एरो? ये आ जाएगा एफ सी ए और ये एफ सी बी, एंगल थीटा होगा, सेम फॉर्मूला यूज हो जाएगा। आ गया समझ में? तो 6 ये हो गए। अब 2 होमवर्क है, देख लो ध्यान से। होमवर्क क्या है वो स्क्रीन पे हम डिस्प्ले कर रहे हैं। 7 इलस्ट्रेशन कहता है कि यहां पर वर्टिसेस पे चार्जेस हैं, ठीक, और यहां पर सेंट्रॉइड पे एक चार्ज को प्लेस कर दिया। तो सेंट्रॉइड पे जो चार्ज है इस पर टोटल फोर्स कितना लगेगा, ये आप निकाल के लाइएगा और इसका वैल्यू 0 आएगा। कोई हेल्प लेना चाहे तो ले सकते, ठीक, अदरवाइज हम बताएंगे। इसी तरह से स्क्वायर के वर्टिसेस पे चार्जेस है, सेंटर पे हमने चार्ज को प्लेस कर दिया, तो टोटल फोर्स ऑन सेंटर निकालना है और ये भी वैल्यू 0 आए। यदि ये इतने इलस्ट्रेशन पे कमांड हो जाए तो कूलम्स लॉ के सारे प्रॉब्लम बन जाए। तो 7 और 8 आपके लिए एग्जाम्पल है, पीडीएफ पे इसको नोट करने की क्या जरूरत, ठीक है। ये 2 होमवर्क है, कल पूछेंगे। चलिए आज यहां तक कंप्लीट कर लेना है।